हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो 6th सेमेस्टर में हैं और सिविल ब्रांच से हैं। 6th सेमेस्टर में सिविल ब्रांच में एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है मात्रा सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। और यह सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा आपको नंबर दे सकता है यदि आप सही तरीके से सही क्वेश्चंस का जो है आप पढ़ाई करें। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और पेपर में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उन क्वेश्चनों का यहाँ पर सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सहित पेपर पैटर्न दिया गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पॉलिटेक्निक 6th सेमेस्टर के लिए मात्रा सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन का यह सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मूल्यांकन क्या है। देखिए सब्जेक्ट पर ही हम चलते हैं। सब्जेक्ट का के नाम से ये क्वेश्चन है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसके सिद्धांत क्या क्या है ये भी बताइए। मूल्यांकन क्या है और इसके सिद्धांत क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए मूल्यांकन जिसको बोलते हैं वैल्यूएशन, वैल्यूएशन क्या है, मूल्यांकन क्या है, आइए देखते हैं। देखिए किसी संपत्ति, कोई भी संपत्ति हो जैसे मकान, दुकान, फैक्ट्री या कोई भी जमीन आदि, ठीक है, अथवा वस्तु का सांख्यिकीय अथवा अनुभव के आधार पर किसी काल या फिर किसी वर्ष में उचित मूल्य निर्धारण करना या फिर उचित जो वैल्यू है वो बताना क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन सदा धनराशि यानी कि मनी में व्यक्त किया जाता है और यह वर्ष से जुड़ा होता है कि कितने वर्ष में कितना, मतलब किस वर्ष में कितना धन मिला, किस वर्ष में कितना मूल्य इसका निर्धारित हुआ। अतः मूल्यांकन के साथ साथ मूल्यांकन काल यानी कि पीरियड भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह जो प्राइस है ये कितने साल तक होगा, कितने वर्ष तक होगा। और कुछ समय बीतने पर संपत्ति के पूर्व घोषित मूल्य में भारी अंतर आ सकता है, यानी कि कुछ सालों बाद उस जमीन की, उस फैक्ट्री की जो कीमत है वो बढ़ सकती है, घट सकती है, जैसा भी है। तो मूल्यांकन में अंतर आ सकता है। तो ये होता है मूल्यांकन। अब बात करते हैं मूल्यांकन के सिद्धांत क्या क्या है। मूल्यांकन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन। तो देखिएगा यहाँ पर मूल्यांकन के सिद्धांत दिए हुए हैं। फर्स्ट है मूल्यांकन मांग आपूर्ति सिद्धांत पर निर्भर करता है। यह व्यक्ति अपनी संपत्ति विक्रय करना चाहता है, यानी कि जो एक व्यक्ति है वो अपनी संपत्ति को बेचना चाहता है, विक्रय करना चाहता है, और दूसरा इसे क्रय करना चाहता है यानी कि खरीदना चाहता है। तो दोनों पक्षों में कहीं जोर जबरदस्ती नहीं है। सेकंड है मूल्यांकन संपत्ति की वर्तमान दशा, संरचनात्मक सामग्री तथा स्थल विशेष पर निर्भर करती है। थर्ड है संपत्ति सभी बंधनों व झगड़ों से साफ इन्हें पाक साफ है। पाक साफ का मतलब है सभी बंधनों एवं झगड़ों से दूर है। झगड़े वाली अथवा बंधनों से घिरी संपत्ति का सही मूल्यांकन संभव नहीं होता है। नेक्स्ट है उद्देश्य जिसके लिए मूल्यांकन किया जा रहा है, यानी कि वह उद्देश्य जिसके लिए मूल्यांकन किया जा रहा है विशेष महत्व रखता है कि यह किस उद्देश्य से इसका मूल्यांकन किया गया। नेक्स्ट है संपत्ति का वर्तमान एवं भविष्य में उपयोग मूल्यांकन को प्रभावित करता है, यानी कि पहले कैसे उपयोग होता था, अब आगे भविष्य में उसका उपयोग कैसे होगा, ये उसके मूल्यांकन पर निर्धारित करता है। मूल्य सांख्यिकीय आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए क्योंकि कई बार इसे न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। क्लियर है। चलिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्ण मालिकाना संपत्ति पर पट्टे वाली संपत्ति समझाइए। ठीक है, पूर्ण मालिकाना संपत्ति पर पट्टे वाली संपत्ति समझाइए। तो ये पूर्ण मालिकाना संपत्ति क्या होती है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं। तो आइए उसको समझते हैं। देखिए जिस संपत्ति पर वर्तमान स्वामी का पूर्ण एवं वैध अधिकार होता है, पूर्ण और वैध अधिकार यानी पूरी तरीके से उसका अधिकार होता है और किसी स्थानीय स्वायत्त संस्था या राज्य सरकार का कोई दखल नहीं होता सिवाय कर वसूल करने के, उसे पूर्ण मालिकाना संपत्ति कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की संपत्ति का वर्तमान स्वामी को कोई किराया नहीं देना पड़ता, कोई रेंट नहीं देना पड़ता। भवन स्वामी यानी कि भवन का जो मालिक होता है वह अपनी इस संपत्ति को अपनी इच्छा और लाभ के लिए जैसा भी चाहे जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है।
पूर्ण मालिकाना संपत्ति का स्वामी इस संपत्ति को आवश्यक होने पर किसी अन्य व्यक्ति के पास वांछित अवधि तक के लिए गिरवी रख सकता है, रहने दे सकता है, या फिर बोल सकते हैं मॉर्टगेज इसे बोलते हैं, जो गिरवी रखने को बोला जाता है। तो अथवा इसे पट्टे यानी कि लीज पर दे सकता है। जो भी उसकी संपत्ति है वो उसका खुद अपनी संपत्ति का पूर्ण रूप से मालिक है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। किस्तों पर खरीदा गया जो भवन है वह सभी किस्तों की अदायगी पर पूर्ण मालिकाना संपत्ति मानी जाती है। मान लो आपने कुछ संपत्ति खरीदी, कुछ भी हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, ज़मीन हो सकती है, या फिर मकान हो सकता है। तो अगर आपने किस्तों पर खरीदा है तो जब तक वह किस्त पूरी नहीं होगी तब तक उस पर आपका मालिकाना हक नहीं हो सकता। किस्त पूरी होने के बाद आप पर उसका मालिकाना हक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूर्ण मालिकाना संपत्ति सभी विवादों झगड़ों से पाक साफ होनी चाहिए, यानी कि दूर होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं पट्टे वाली संपत्ति क्या है, यानी कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। तो देखिए, जब वास्तविक मालिक अपनी संपत्ति को पट्टे की शर्तों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को विशिष्ट तक के लिए रखने, प्रयोग करने और जो भी मतलब किसी भी कारणवश दे देता है, तब ऐसी संपत्ति पट्टे पर दी गई संपत्ति कहलाती है। पट्टा देने वाला पट्टादाता यानी कि लीजर क्या तथा पट्टा ग्रहण करने वाला पट्टाधारी यानी कि लीजीज कहलाता है। ठीक है, पट्टा जिसने दिया वो पट्टादाता और पट्टा जिसने लिया वो पट्टाधारी कहलाता है। तो पट्टाधारी को किसी अन्य की संपत्ति अपने पास रखने, इस्तेमाल करने के बदले किराए के रूप में पट्टादाता को कुछ राशि देना पड़ता है, कुछ रुपया पैसा देना पड़ता है। तो इसके लिए जो भी पट्टादाता है वह उससे कुछ राशि लेता है, जितनी भी उसमें मतलब आपस में बात हुई हो, तय हुई हो, उसके रूप में देता है। अब देखिए, पट्टा भूमि का अथवा भूमि सहित भवन दोनों का इकट्ठा अथवा अलग अलग हो सकता है। पट्टे की अवधि अधिकतम 99 वर्ष होती है। पट्टे की अवधि पूर्ण होने पर पट्टा संपत्ति पुनः पट्टादाता को ही मतलब पट्टादाता का ही हो जाता है, उसी को मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट है, आपको कहेगा कि निम्न से किसी 5 पर टिप्पणी लिखिए। ये आपको 6 दिए हुए हैं, 5 पर टिप्पणी लिखने को कहेगा, लेकिन हमको तो 6 के 6 करने हैं और इन 6 के 6 करने के बाद जो भी एग्जाम में आएगा उसको हमें जाकर के लिखना है। पहला है स्थल प्लान, सर्विस प्लान, फर्श प्लान, कारपेट क्षेत्रफल, वास्तविक लागत और ऊपरी खर्चे। ये आपको देखना है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि स्थल प्लान क्या है, साइट प्लान क्या है। यह प्रस्तावित निर्माण का वहींग दृष्टि नक्शा होता है और इस नक्शे पर निर्माण स्थल तथा इससे सटी हुई संरचनाओं, प्लॉट व क्षेत्र की स्थिति किसी उपयुक्त पैमाने पर दर्शाई जाती है। निर्माण स्थल से सटी सड़कों, बाजार, बस्ती तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थल आकृतियों की सत्य स्थिति, दिशा, परिमाप आदि भी इस नक्शे पर दर्शाए जाते हैं। स्थल प्लान पर भूस्वामी का नाम, नगर, संपत्ति संख्या, संचार लाइनों की स्थिति दर्शाई जाती है और स्थल प्लान 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर से 40 मीटर की मापनी पर बनाई जाती है। मतलब कहने का यह है कि 5 सेंटीमीटर की लाइन 40 सेंटीमीटर की मानी जाएगी जब उस ही संपत्ति को हम ड्रॉ करेंगे एक पेपर पर, क्योंकि पेपर का जो डायमेंशन है वो छोटी होती है और इतनी बड़ी संपत्ति को हम जो है इसी तरीके से उस पर ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट है सर्विस प्लान। तो सर्विस प्लान में क्या लिखेंगे, देखिए इस नक्शे पर भवन में प्रदान की जाने वाली जो अनिवार्य सेवाएं हैं उनके लिए पहुंच, निकास, जल अवजल, नालियां, संचार पाइपों का अभिविन्यास दर्शाया जाता है और अनिवार्य सेवाओं में पेयजल आपूर्ति, मल जल, सीवेज निकासी तथा विद्युत सप्लाई ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, अब आता है फर्श क्षेत्रफल क्या है। देखिए कुर्सी क्षेत्रफल से चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है उसको घटाने पर शेष फर्श क्षेत्रफल माना जाता है। फर्श क्षेत्रफल में दरवाजों की देहली या खोखला, कमरों में बनी चिमनी, अलमारी आदि द्वारा घेरा फर्श भाग नहीं जोड़ा जाता।
फर्श क्षेत्रफल में मुख्य कमरे, रसोई कक्ष, स्टोर, जल शौचालय, स्नान कक्ष, बरामदा आदि ये सभी जोड़े जाते हैं। तहखाना, बरसाती मैग्नीन फर्श, गैराज का फर्श क्षेत्रफल अलग मद में लिया जाता है, वो अलग होता है। ठीक है, तो ये होता है फर्श क्षेत्रफल। अब नेक्स्ट बात करते हैं कारपेट क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए कारपेट एरिया, इसमें हम इस तरीके से बात करेंगे कि फर्श क्षेत्रफल में से निम्न का फर्श क्षेत्रफल घटाने पर शेष कारपेट क्षेत्रफल माना जाता है। यानी कि फर्श क्षेत्रफल में से अगर निम्न का क्षेत्रफल घटा दें, ठीक है, तो वह शेष कारपेट क्षेत्रफल माना जाता है। लेकिन किस किस का घटा दें, तो वह घटाना पड़ता है जैसे बरामदा, भीतरी प्रचलन क्षेत्र, पोर्च, प्रवेश हॉल, जीना, ममटी, किचन, पेंट्री, स्टोर, स्नान व शौच कक्ष, कैंटीन, सॉफ्ट, मशीन कक्ष इत्यादि, इन सभी को हम जो है घटा देते हैं, तो तब जाके निकलता है शेष कारपेट क्षेत्रफल। मोटे तौर पर उठने बैठने सोने के लिए निर्धारित सामान्य कक्षों का फर्श क्षेत्रफल कारपेट क्षेत्रफल कहलाता है, जिसमें प्राय कारपेट भी डाला जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है वास्तविक लागत क्या होती है। देखिए प्राक्कलन द्वारा परियोजना की जो लागत ज्ञात होती है वह संभावित व अनुमानित लागत होती है और वास्तविक लागत नहीं है। वह क्या है? वास्तविक लागत नहीं है, जो एक्चुअल कॉस्ट बोला जाता है। परियोजना की वास्तविक लागत तो निर्माण कार्य के पूर्ण हो जाने पर ही ज्ञात हो पाती है, जब निर्माण कार्य पूर्ण हो जाए। निर्माण काल में परियोजना की प्रत्येक मद के व्यय का लेखा रखा जाता है और कार्य पूर्ण हो जाने पर इन सभी का योग किया जाता है, जो परियोजना की वास्तविक लागत मानी जाती है। कहाँ कितना क्या सामान लगा है, क्या मतलब जो भी मटेरियल लगा है उसका जो है सभी लिख कर रखा जाता है और उसको बाद में जो सभी का जोड़ सभी को योग कर दिया जाता है और योग करने पर जो भी मतलब उसका निकलता है उसी को बोलते हैं हम वास्तविक लागत। जो भी उसके पैसे या जो भी उसका पेमेंट निकलेगा, जो भी धनराशि निकलेगी, उसी को हम वास्तविक लागत कहेंगे। लेकिन ये निर्माण होने के बाद ही पता चलता है। चलिए नेक्स्ट आता है मूल्यांकन और मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, इसको जरूर देखिएगा। देखिए मूल्यांकन किसी संपत्ति, मकान, दुकान, फैक्ट्री आदि या फिर वस्तु का सांख्यिकी अथवा अनुभव के आधार पर किसी काल या वर्ष के उचित मूल्य निर्धारण करना मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए उद्देश्य क्या क्या हैं। देखिए पहले तो हमने पढ़े थे इसके सिद्धांत, अब उद्देश्य भी पढ़ लीजिए। किसी भवन या फिर संपत्ति का मूल्यांकन निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जैसे पहला है भवन के क्रय विक्रय के लिए, यानी कि खरीदने या बेचने के लिए। भवन को बंधक रखकर ऋण लेने के लिए, यानी कि उसको जो है गिरवी रख दिया, जैसे किसी पर किसी का लोन चाहिए, पैसे चाहिए, वो दे नहीं रहा, उसकी प्रॉपर्टी को गिरवी रख करके उसका जो उसको उधार दिया हुआ है वो ले लेते हैं। संपत्ति कर आदि के निर्धारण के लिए, भवन का मानक किराया निर्धारण के लिए, अनिवार्य अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा देने के लिए, संपूर्ण क्षेत्र का उच्चीकरण होने पर अथवा क्षेत्र के शहरीकरण घोषित हो जाने पर, न्यायालय की मांग पर उपहार कर, वसीय इत्यादि के संबंध में, या फिर संपत्ति का बंटवारा करते समय मूल्यांकन जो है होता है। अब संपत्ति का बीमा जब कराते हैं तो उसका मूल्यांकन होता है। भूकंप, बाढ़, युद्ध, अग्निकांड, दंगा फसाद के कारण क्षतिग्रस्त संपत्ति का मुआवजा निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन जरूरी है। अब देखिए हम बात करते हैं, क्वेश्चन इंपोर्टेंस है मृदा कार्य तथा सामान्य मृदा में नींव खुदाई कार्य। निपटान दूरी 30 मीटर, उठान 1.5 मीटर और डरेसी व तली की कुटाई सहित जो है इतनी डायमेंशन है। और 10 घन मीटर कार्य के लिए जो मृदा कार्य एवं सामान्य मृदा में नींव खुदाई कार्य है वह हमें बताना है। तो देखिए मृदा कार्य अर्थवर्क क्या होता है। सबसे पहले नींव की खुदाई। दीवारों स्तंभों की नींव डालने के लिए भूमि में खाई खोदी जाती है। ठीक है, 1.5 मीटर की चौड़ी या फिर 10 वर्ग मीटर प्लान क्षेत्रफल तक के मृदा कार्य को जब इसकी गहराई 30 सेंटीमीटर से अधिक
होती है तो खाई की खुदाई माना जाता है। जब गहराई 30 सेंटीमीटर तक है इसे सतही खुदाई के अंतर्गत लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब खाई की जो खुदाई है वह 30 सेंटीमीटर तक है तो सतही खुदाई, और 30 सेंटीमीटर से अधिक है तो जब इसकी गहराई 30 सेंटीमीटर से अधिक हो तो खाई की खुदाई माना जाता है। ठीक है, और 30 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक हो, 30 तक हो गई तो सतही खुदाई, और 30 से ज़्यादा होगी तो खाई की खुदाई। ठीक है, अब देखिए नींव खाई की खुदाई नक्शे में दर्शाई गई शुद्ध विमाओं तक की जाती है। खाई की तली को ठीक प्रकार से समतल किया जाता है और खोदी गई मृदा के निपटान के लिए इसका 1.5 मीटर तक उठान यानी कि लिफ्ट, 30 मीटर तक वहन यानी कि लीड के रूप में 50 मीटर तक खुदाई दरों में सम्मिलित होता है। अब गणना के लिए सामान्य भूमि तल जिसको NSL बोलते हैं उसको आधार माना जाता है, और खोदी गई मृदा को नींव के कंक्रीट व चिनाई कार्य जैसे कुर्सी तक पूर्ण हो जाने व पैमाइश के पश्चात इसके चारों तरफ की खाली जो जगह होती है उसमें भरकर कूट दिया जाता है, जिसके लिए कोई अलग मद नहीं ली जाती है। ठीक है, 1.5 मीटर से अधिक गहरी खाइयों तथा जलग्रस्त मृदा की खुदाई अलग मद ली जाती है। इसमें खाई की तख्ताबंदी यानी कि टिम्बरिंग व जल पंपन कार्य भी जोड़ लिया जाता है। नींव खुदाई की मृदा घन मीटर में ली जाती है, इसका आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब बात करते हैं सामान्य मृदा दोमट मृत्तिका बालू में नींव खुदाई कार्य। तो निपटान दूरी 30 मीटर, उठान 1.5 मीटर तथा डरेसी व तली की कुटाई सहित भुगतान दर प्रति घन मीटर होगी। 10 घन मीटर कार्य के लिए क्या क्या होगा, 0.6 राजमिस्त्री, और देखिए 250 रुपये प्रतिदिन, और कितने रुपए हो गए 150। 6 मजदूर तो 130 रुपये प्रतिदिन तो 780 रुपये। औजार व कूटकर व्यय एक मुश्त कितना हो गया 20 रुपये, योग हमने निकाला 950 रुपये हुए। अब देखिए जोड़े पानी के लिए 1% 9.50, ठेकेदार का लाभांश 10% 9.5। तो यहाँ पर पूर्ण योग जब हमने निकाला तो हुआ 1054.50 प्रति 10 घन मीटर में निकला है। प्रति 10 घन मीटर दर इक्वल टू 1054.5 अपॉन 10 तो कितना हुआ 105.45, हम कह सकते हैं 105.55 प्रति घन मीटर रुपए। ठीक है, अब चलिए देखिए क्वेश्चन है प्राक्कलन करें। मृदा कार्य, कंक्रीट कार्य और चिनाई कार्य ये आपको दिया गया है। देखिए इस फिगर को, ये आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, और आपको ये नींव से लेकर के दीवार तक इस तरीके से ये दिया हुआ होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं जो भी हमें ये डायमेंशन दी हुई है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, ये 4 है, और ये दी हुई है ये 3 है, और यहाँ से यहाँ तक हमने देखा तो ये है 0.9 मीटर, 0.5, 0.6, 0.9, 0.33 के यहाँ पर डायमेंशंस दिए हुए हैं। तो टोटल सेंटर लाइन की अगर हम बात करें तो 2 × 5.3 5.3 हो जाएगा, और प्लस 3 × 4.3 और टोटल हो जाएगा 34.1 मीटर। अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन यानी कि मृदा कार्य, तो टोटल सेंटर लाइन इंटू विड्थ और इंटू डेप्थ जो है वो होती है मृदा कार्य। तो देखिए मध्य रेखा लाइन कितनी आई थी हमारे पास 34.1, चौड़ाई कितनी है 0.9 और गहराई कितनी है 0.3, 0.3, 0.3 को जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 0.9। टोटल आया 27.621 क्यूब मीटर। ठीक है, अब देखिए कंक्रीट का कार्य निकालना है। कंक्रीट कार्य क्या होता है, लंबाई और विड्थ होती है, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो हमें टोटल आ गई 9.20 क्यूब मीटर। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब देखिए चिनाई कार्य निकालना है तो फर्स्ट फुटिंग तो 34.1 तो इसकी होगी टोटल जो हमने निकाला था, टोटल सेंटर लाइन होगी। ठीक है, 0.6, 0.3 ये हो गया, कितना हो गया 6.13 क्यूब मीटर। सेकंड फुटिंग 34.5, 34.1, 0.5, 0.3, 5.11 क्यूब मीटर। अब देखिए चिनाई कार्य यानी कि सुपर स्ट्रक्चर, तो ये हो गया 35.8 क्यूब मीटर। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट है आपके सामने भवनों का मूल्यांकन तथा मूल्यांकन विधियां कितने प्रकार की होती हैं, किसी एक के बारे में बताइएगा। टाइप तो आपके सारे बताने हैं लेकिन किसी एक के बारे में आपको वर्णन करना है। देखिए भवनों का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग।
भवन का मूल्यांकन इसकी बनावट, स्थिति, संरचना तथा मूल्यांकन के उद्देश्य को दृष्टि में रखकर किया जाता है। मूल्यांकन कार्य में भवन की समस्त भूमि, इसका वर्तमान बाजार मूल्य, आस पड़ोस की संपत्ति की लागत का रुख, मूल्य ह्रास का निर्धारण और निर्माण का मूल एस्टीमेट इत्यादि बातों पर अच्छी तरह से विचार किया जाता है। मूल्यांकन की निम्न विधियां मुख्य हैं। कौन कौन सी? एक तो है मूल्य ह्रास विधि द्वारा मूल्यांकन, जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन। किराए के आधार पर मूल्यांकन, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रेंटल वैल्यू। लागत के आधार पर मूल्यांकन, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट। लाभ के आधार पर मूल्यांकन, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। क्षेत्र विकास के आधार पर मूल्यांकन यानी कि वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रीजनल डेवलपमेंट। जो एक विधि का वर्णन के लिए कहा गया है वह वर्णन निम्नलिखित है। कौन सा? किसी एक के बारे में बताइए। तो एक के बारे में वर्णन हमने बताया, मूल्य ह्रास विधि द्वारा मूल्यांकन। तो वर्तमान बाजार दरों पर किसी पुरानी संपत्ति का जो मूल्यांकन है उसको करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है, वह है D = P 100 - RD/100। इसकी पावर हो जाएगी टोटल की होल पावर n। यहाँ पर D जो है वो संपत्ति का मूल्यांकन ह्रासित मूल्य है और वर्तमान दरों पर संपत्ति का मूल्य P है। RD को हम कहेंगे मूल्य ह्रास का नियत प्रतिशत और n हो जाएगा संपत्ति की वर्तमान आयु। उपरोक्त सूत्र के लिए RD का मान निम्न लिया जाता है 75 से 100 वर्ष की आयु के भवन 1, 50 से 75 वर्ष की आयु के भवन 1.3, 25 से 50 वर्ष की आयु के भवन 2 और 20 से 25 वर्ष की आयु के भवन 4 और 20 वर्ष की आयु के भवन जो है वो 5 लिए जाते हैं। संपत्ति का कुल मूल्य निर्धारित करने के लिए उपरोक्त में जो वर्तमान लागत है वो जल आपूर्ति, स्वच्छता, फिटिंग तथा विद्युत फिटिंग की भी जोड़ा जाता है। अधिक परिशुद्धता के लिए भवन के मुख्य संघटकों जैसे दीवार, छत, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां आदि के लिए अलग अलग लाभकारी आयु अपनाई जाती है और उसके अनुरूप RD के मान के लिए भवनों के विभिन्न घटकों की लाभकारी आयु अनुच्छेद 1 में दी गई है, जो कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न है, व्याख्या करने को कहता है जैसे खाता मूल्य, मूल्यांकन और पूंजीगत लागत। ये सभी को आप जो है एक एक करके पढ़ सकते हैं। देखिएगा कैसे। लुप्त प्रायता, मूल्य ह्रास, ये 5 हैं, इन सभी को हम पढ़ेंगे। जैसे पहला है बही खाता या फिर खाता मूल्य। देखिए किसी संपत्ति के वास्तविक निवेश यानी कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में से वर्तमान अवधि तक मूल्य ह्रास घटाने के बाद जो मूल्य बनता है उसे वही या फिर खाता मूल्य कहते हैं। कंपनी लेखों में इसका महत्व होता है और खाता मूल्य प्रति वर्ष घटता चला जाता है, जबकि बाजार मूल्य स्थिर रह सकता है अथवा ऊपर नीचे किसी भी तरह जा सकता है। तो वही मूल्य प्रतिवर्ष घटता हुआ संपत्ति की लाभकारी आयु के अंत में कवाड़ मूल्य के बराबर रह जाता है। मूल्यांकन यानी कि वैल्यूएशन की बात करें तो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किसी भवन या संपत्ति के न्याय संगत प्रतिक्रिया या विधि के आधार पर मूल्य निर्धारण की मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन संपत्ति की उपयोगिता, वर्तमान आयु, दशा, स्थल, महत्व आदि पर निर्भर करता है। बात करते हैं पूंजीगत लागत यानी कि कैपिटल कॉस्ट की। किसी भवन का भूमि सहित कुल मूल निर्माण व्यय इसकी पूंजीगत लागत कहलाती है और यह राशि स्थिर रहती है, जबकि संपत्ति का वर्तमान मूल्य इससे भिन्न हो सकता है। भवन की वर्तमान लागत की पूंजीगत मूल्य कैपिटल वैल्यू कहलाती है और यह विस्तृत एस्टिमेट द्वारा ज्ञात किया जा सकती है। ठीक है। लुप्त प्रायता क्या होती है? ऑब्सोलेसेंस, नई निर्माण तकनीकी के अपनाए जाने पर, प्रयोग में बदलाव के कारण अथवा सामाजिक धारणाएं बदल जाने पर जब किसी संपत्ति का मूल्य गिर जाता है, इसे लुप्त प्रायता कहते हैं। मूल्य ह्रास क्या होता है? डिप्रिसिएशन। देखिए, निरंतर उपयोग, मौसमी प्रभाव अथवा आयु बीतने पर संपत्ति के मूल्य में कमी आती है, इसी कमी की दर को मूल्य ह्रास कहते हैं। समान परिस्थितियों में मूल्य ह्रास की दर समान रहती है, इसको आप ध्यान रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत या मद दर प्राक्कलन
तथा इसके सभी प्रकार के विस्तार से समझाइए। तो देखिए, विस्तृत या मद दर प्राक्कलन क्या है? यह काफ़ी शुद्ध और व्यवहारिक प्राक्कलन होता है जिसे निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व बनाया जाता है। ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए भी विस्तृत प्राक्कलन को आधार बनाया जाता है और परिमाणों को शुद्धता से गणना की जाती है और उनकी वर्तमान दरों से गुणा करके लागत सार तैयार की जाती है। विस्तृत प्राक्कलन से सभी ऊपरी परंतु आवश्यक मदों जैसे भूमि अर्जन में होने वाला व्यय, जल, सीवर, बिजली लाइनों, पहुंच सड़क या फिर गेट व चौहरी दीवार की लागत को भी जोड़ लिया जाता है। फुटकर व्यय तथा कार्य प्रभारित स्थान WC एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो प्राक्कलित राशि है उसको क्रम से 3% से 2% भी अंत में जोड़ा जाता है। विस्तृत प्राक्कलन के आधार पर ही निर्माण के कार्य के विभिन्न मदों के परिमाण, निर्माण सामग्री की मात्रा तथा श्रमिकों से सही संख्या ज्ञात करनी संभव हो पाती है। विस्तृत प्राक्कलन से परियोजना का निर्माण काल ज्ञात किया जाता है और निविदाएं आमंत्रित करने के लिए भी विस्तृत प्राक्कलन को आधार बनाया जाता है। निर्माण काल में परियोजना के व्यय पर आप ध्यान रखें कि नियंत्रण करने के लिए विस्तृत प्राक्कलन होना जरूरी है। खुदरा कार्य को छोड़कर अन्य सभी छोटे बड़े निर्माण कार्यों के लिए विस्तृत प्राक्कलन बनाना होता है और निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्राक्कलन का होना जरूरी है। पूरक प्राक्कलन यानी कि जो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट होता है वह क्या है? देखिए, निर्माण कार्य के दौरान यदि कुछ अतिरिक्त निर्माण जिसका मूल्य स्वीकृत प्राक्कलन में प्रावधान नहीं है कराना आवश्यक हो जाए तो इसके लिए पूरक प्राक्कलन बनाया जाता है। अतिरिक्त कार्य निर्माण काल में संरचना में संरचनात्मक फेरबदल के कारण आवश्यक होता है। पूरक प्राक्कलन भी एक विस्तृत प्राक्कलन ही होता है और इसकी मूल्य प्राक्कलन की भांति स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। लागत सारांश में मूल प्राक्कलन की धनराशि तथा इससे नए कार्य की प्राक्कलित राशि को जोड़कर दोनों लागत को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है। ठीक है, पूरक प्राक्कलन हुआ। अब इसके बाद संशोधित या पुनरीक्षित प्राक्कलन जिसको बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टीमेट। तो देखिए, खुले बाजार में निर्माण सामग्री या फिर मजदूरों की दिहाड़ी जो भी होती है अथवा दोनों में प्रभावित करने वाली वृद्धि हो जाने पर अथवा अन्य किसी कारण से जब परियोजना का निर्माण व्यय इसकी मूल स्वीकृति राशि से 10% से अधिक बढ़ जाने की संभावना हो या फिर अधिक बढ़ जाए तो तुरंत कार्य का संशोधित प्राक्कलन बनाया जाता है और इस पर पुनः स्वीकृति प्राप्त की जाती है और यह एक प्रकार का विस्तृत तुलनात्मक प्राक्कलन ही होता है। संशोधित प्राक्कलन में प्रत्येक मद के लिए मूल तथा संशोधित परिमाण तथा लागत का तुलनात्मक विवरण देना होता है और अंतर का कारण भी स्पष्ट करना होता है। लागत सारांश से मदों की मूल लागत तथा संशोधित लागत दोनों दर्शाई जाती हैं। जब परियोजना के मूल स्वरूप में निर्माण काल के दौरान कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करना आवश्यक हो जाए तब भी संशोधित प्राक्कलन बनाना आवश्यक है। जैसे चाहे इस कारण निर्माण कार्य की मूल प्राक्कलित राशि को कोई भी अंतर न आता हो, वो निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व अथवा निर्माण काल में यदि स्पष्ट हो जाए कि मूल प्राक्कलन ढीला व अपव्ययी है तब भी इस दोष को दूर करने के लिए संशोधित प्राक्कलन बनाना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ठेका किसे कहते हैं तथा ठेके के प्रकार बताएं। देखिए, ठेका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ठेके से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। जैसे ठेका दो पक्षों के मध्य एक ऐसा लिखित समझौता यानी कि इकरारनामा होता है जिसको कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठेके में दोनों पक्षों की सहमति हस्ताक्षर के रूप में आवश्यक है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। एक पक्ष निर्दिष्ट कार्य को करने को तैयार है और दूसरा पक्ष किए गए कार्य का भुगतान करने के लिए रजामंद है। यदि ठेके की अवधि में दोनों पक्षों में कोई विवाद उठता है तो वे न्यायालय की शरण ले सकते हैं। देखिए, ठेके के मुख्य निम्न प्रकार होते हैं। एक तो होता है एक मुश्त ठेका जिसको बोलते हैं लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें है प्रस्तावित कार्य को एक पूर्व निर्धारित धनराशि में पूर्ण करने का ठेका देना एक मुश्त ठेका कहलाता है। एक ठेके में कार्य की विभिन्न मदों की सूची तथा उनके परिमाण नहीं दिए जाते हैं।
ठेकेदार को प्रस्तावित निर्माण के नक्शे तथा विभागीय विशिष्टियां उपलब्ध करा दी जाती हैं और उसे ठेके की राशि में नियत समय के भीतर निर्माण पूर्ण करना होता है। भुगतान के समय पूर्ण की गई मदों की अलग अलग माप नहीं ली जाती है, बल्कि नक्शे के अनुसार पूर्ण कार्य की जांच करके भुगतान कर दिया जाता है। और इस ठेके में कार्य की विशिष्टियों का अनुपालन, कार्य प्रगति 10%, जमानती राशि, कार्य विलंब करने पर जुर्माना इत्यादि सभी शर्तें सामान्य ठेकों की भांति होती हैं। एक मुश्त ठेके में सबसे बड़ा दोष यह पाया जाता है कि आवश्यकता होने पर भी निर्माण कार्य में संशोधन परिवर्तन नहीं किया जा सकता और मदों की संख्या तथा परिमाण ज्यों के त्यों रखने पड़ते हैं। यदि ठेकेदार किसी मद को किसी कारण पूरा नहीं करता तो बिल से कटौती करने में बड़ी दिक्कत आती है और अनेक विवाद उठ खड़े होते हैं। बात करते हैं मद दर ठेका। ठीक है, मद दर ठेका क्या है? आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। इस ठेके के कार्य की मदों तथा प्रत्येक मद की भुगतान दर का ठेका किया जाता है और मदों का विवरण तथा परिमाण विस्तृत एस्टिमेट के आधार पर ज्ञात करके ठेका पत्रों के साथ लगा दिए जाते हैं। ठेकेदार को भुगतान पूर्ण की गई मदों की पैमाइश करके अथवा अनुबंध में दर्शाए गए रेट पर किया जाता है और किसी मद के घट बढ़ जाने से भुगतान करने में कोई अड़चन नहीं आती। ठेका अनुबंध में विभिन्न पदों के नाम, परिमाण, दरें, राशि तथा ठेके की कुल राशि, विस्तृत नक्शे, कार्य की विशिष्टियां, चालू बिलों में 10% की जमानत राशि की कटौती, समय पर कार्य पूर्ण न करने पर जुर्माना इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। विभिन्न मदों की दरें विभागीय दर अनुसूची शेड्यूल ऑफ रेट्स के प्रतिशत में उसके अधिक कम समान मांगी जाती है। अतः इस ठेके को प्रतिशत दर ठेका कहते हैं, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। मद दर ठेके में कार्य की सभी संभावित मदों तथा उनकी दरों की जानकारी आवश्यक है और पैमाइश करने, परिमाण ज्ञात करने तथा बिल तैयार करने में काफ़ी समय लगना पड़ता है, परंतु यह एक स्पष्ट तथा विवाद रहित विधि है और इंजीनियरिंग विभागों में यह विधि अधिक प्रचलित होती है। एक होता है एक मुश्त एवं मद दर ठेका। तो यहाँ पर लंप सम एवं आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों एक जगह जब होते हैं तो क्या होता है? देखिए, यह ऊपर वर्णित एक मुश्त तथा मद दर दोनों प्रकार के ठेकों का मिला जुला रूप है। पूरे निर्माण कार्य की एक मुश्त लागत के साथ साथ विभिन्न मदों की दरों का भी ठेका किया जाता है। इसमें मुख्य सुविधा यह है कि कार्य की विभिन्न मदों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन, संशोधन किया जा सकता है और उनका भुगतान अनुबंध में दी गई दर अनुसूची के आधार पर कर दिया जाता है। भुगतान के लिए कार्य की सभी मदों की पैमाइश नहीं की जाती है, बल्कि मूल कार्य के अतिरिक्त संपन्न की जाने वाली जो मदों की पैमाइश है वह की जाती है। ठेका अनुबंध में मदों का विवरण, दरें, कार्य की कुल लागत, नक्शे, विशिष्टियां, प्रगति, जमानत, भुगतान, जुर्माना इत्यादि सभी शर्तें सामान्य ठेके की भांति होती हैं। ठीक है, तो यह हुआ हमारे जो ठेके के प्रकार थे और 3 ठेके के प्रकार हैं, हमने जो है इसको कर लिया है। नेक्स्ट है एक पहुंच मार्ग की निर्माण तल पर चौड़ाई 8 मीटर और लंबाई 500 मीटर है। मृदा भराव के ढाल यानी कि स्लाइड स्लोप 2:1 H/V जिसे कहते हैं। यदि सड़क के प्रारंभ बिंदु पर मृदा भराव 0.80 मीटर और अंत पर 1.20 मीटर हो तो मृदा कार्य का परिमाण ज्ञात कीजिए और भूमि के अनुप्रस्थ ढाल ट्रांसवर्स स्लोप 0 मान लें। तो देखिए, तुलनात्मक अध्ययन के लिए मृदा का परिमाण उपरोक्त सभी सूत्रों से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सड़क का निर्माण B 8 मीटर, भराव की गहराई प्रारंभ पर 0.80 है, अंत पर 1.20 मीटर है, सड़क की लंबाई 500 मीटर है और ढालें कितनी है 2:1। यह आपको फिगर में दिख रहा होगा। फिगर इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पर HV दिया हुआ है 2:1 यहाँ पर। ठीक है, ये D है और ये है निर्माण तल। ठीक है, B = कितना है 8 मीटर सड़क निर्माण का तल। ठीक है, अब देखिएगा औसत अनुप्रस्थ क्षेत्रफल विधि, प्रारंभ बिंदु पर सड़क का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है A = BD + SD² हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 7.68 मीटर स्क्वायर जब इसको हम फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, अंतिम बिंदु पर सड़क का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ से रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 12.48 मीटर और औसत क्षेत्रफल दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे तो 10.08 मीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा। सड़क के कुल मृदा भराई 50-40 क्यूब मीटर। ठीक है, अब देखिए मध्य अनुप्रस्थ क्षेत्रफल विधि, जो सड़क की औसत भराई है वो DM = 0.80.120/2 हो जाएगी 1 मीटर
मध्य भाग का क्षेत्रफल आएगा हमारे पास 10 मीटर। तो सड़क के कुल मृदा भराई में 5000 क्यूब मीटर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समपार्श्वाभ सूत्र देखिए, प्रिज्मोइडल फॉर्मूला जो होता है वो होता है सड़क में मृदा भराई V = L/6 A1 A2 + 4 AM। जब हम यहाँ पर A1 A2 के मान ऊपर ज्ञात किए जा चुके हैं तो AM की वैल्यू हो जाएगी B × DM + S DM का स्क्वायर। तो DM = हो जाएगा D1 + D2 का हाफ और यहाँ पर हो जाएगा 1 मीटर आ जाएगा। तो AM = आ गया 10 मीटर स्क्वायर और जब यहाँ पर 10 मीटर स्क्वायर हम ला चुके हैं तो L = 500 है। तो मृदा का आयतन जो है वो V = कितना हो जाएगा, उस फॉर्मूले में रखेंगे तो 5013 क्यूब मीटर आ जाएगा। किस फॉर्मूले में रखेंगे, इस फॉर्मूले में। ठीक है, कितना आ गया, 5013 क्यूब मीटर। ठीक है, तो उपरोक्त तीनों विधियों से गणना करने पर जो परिमाण भिन्न भिन्न आते हैं, परंतु समपार्श्वाभ विधि अधिक परिशुद्ध परिणाम दिखाती है, क्योंकि मृदा कार्य पक्के कार्य की तुलना में काफ़ी कम दर वाली मद है और अतः आकलन के लिए कोई भी विधि अपनाई जा सकती है। फिर भी औसत अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल विधि सड़क जो सरल है वो पड़ती है, जो औसत अनुप्रस्थ काट वाली विधि है वह सरल पड़ती है। अब देखिए, यह विधि सामान्यतः यह विधि विभाग में अपनाई जाती है और इस विधि में सड़क के प्रत्येक काट पर मृदा कार्य का परिमाण ज्ञात हो जाता है, जिससे कार्य पर नियंत्रण बना रहता है और अच्छी पकड़ रहती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, निर्माण लागत को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताइए। तो देखिए, निर्माण लागत जो होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। एक तो है सामग्री। ठीक है, निर्माण सामग्री परियोजना की लागत को बहुत अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि परियोजना राशि का 65% से 70% भाग निर्माण सामग्री के किराए पर आ जाता है। गुणता के आधार पर सामग्री की भिन्न भिन्न दरें होती हैं और प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और निर्माण विशिष्टों के अनुरूप ही सामग्री का चयन करना पड़ता है। सरकारी विभाग को निर्माण सामग्री बाजार दर से कुछ सस्ती उपलब्ध होती है, क्योंकि उसे उत्पाद व स्थानीय कर नहीं देने पड़ते और सामग्री का थोक खरीद यानी कि बल्क परचेज, खुदरा क्रय के प्राय सस्ती पड़ जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है ढुलाई। निर्माण स्थल को भौगोलिक स्थिति और निर्माण सामग्री का उपलब्धता स्थल परियोजना व्यय को बहुत प्रभावित करता है। यदि निर्माण सामग्री बहुत दूर से लानी पड़ती है तो ढुलाई पर अतिरिक्त व्यय भी परियोजना पर आता है। थोड़ी मात्रा में सामग्री की ढुलाई पर अधिक व्यय आता है, अतः प्राक्कलन के आधार पर सामग्री की पूरी मात्रा की एक बार में ढुलाई कम मात्रा में बार बार ढुलाई से सस्ती पड़ती है। औजार मशीनें ये भी तो क्या है, बड़े निर्माण कार्यों पर यंत्रों मशीनों के कुशल प्रयोग से जहां निर्माण कार्य की प्रगति व गुणता में सुधार होता हो, वहां हस्त श्रमिकों पर किए जाने वाले व्यय में कमी आती है और इससे परियोजना की लागत प्रभावित होती है। श्रमिक यानी मजदूर लगते हैं तो निर्माण कार्य की लागत का 30 से 35% श्रमिकों पर व्यय होता है। जब श्रमिक अपने कार्य के प्रति अकुशल, अज्ञान, उदासीन, लापरवाह होते हैं तो कार्य अधूरा छोड़कर भाग जाते हैं तो परियोजना की लागत बढ़ जाती है। निर्माण कार्य की स्थल स्थिति यानी कि साइट भी कार्य की निर्माण लागत को प्रभावित करती है। उबड़ खाबड़ कठिनाई के पहुंच वाले कार्य स्थल पर सामग्री व श्रमिकों के ले जाने पर अतिरिक्त व्यय आता है और पहाड़ी क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र के समान निर्माण खड़ा करने में अधिक व्यय आता है। स्थल प्रबंधन। अब देखिए, स्थल प्रबंधन क्या है। निर्माण कार्य में निर्माण सामग्री, श्रमिक, उपकरणों तथा समय का मित व्यय व उत्तम ढंग से संयोजन करने पर निर्माण व्यय पर प्रभावकारी नियंत्रण बना रह सकता है। इसके लिए निर्माण स्थल एक कुशल व अनुभवी प्रबंधन को होना आवश्यक होता है और प्रबंधन में ढील आ जाने पर निर्माण सामग्री का बेदर्दी से इस्तेमाल होने लगता है और श्रमिक निर्देशन के अभाव में ढिल्ले बैठे रहते हैं। उपकरणों, मशीनों की हवा निकल जाती है और जंग लग जाता है और प्रगति अपनी सीढ़ी चढ़ना भूल जाती है। परिणाम स्वरूप परियोजना का लागत बढ़ जाती है और उसकी संपूर्ति सीमा भटक जाती है, पता नहीं कब पूरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियां, पदार्थ कैसे ज्ञात करें। देखिए, चौखट यह घन मीटर में ज्ञात की जाती है और चौखट का कुल लंबाई 2 स्तंभ, एक शीर्ष तथा सिल यदि कोई है उसको उसके परिच्छेद, चौड़ाई, मोटाई से गुणा करके परिमाण ज्ञात किया जाता है। यदि चौखट के तुर्य यानी कि हॉर्न लगे हैं तो इसको भी चौखट की लंबाई में जोड़ लिया जाता है, जबकि चौखट में सील नहीं लगाई जाती। इसके स्तंभों यानी कि पोस्ट्स को 25 mm से 40 mm बढ़ाकर लिया जाता है, जिसे चौखट की स्थिरता के लिए फर्श में दबा दिया जाता है।
पकड़ पत्ती यानी कि होल्ड फास्ट चौखट की अलग बगल, ठीक है, चौखट को अगल बगल की दीवार फलकों में स्थिर करने के लिए इसके उप स्तंभ पोस्ट को बाहरी फलक पर 3 प्रत्येक उप स्तंभ पर पकड़ पत्ती बोल्टों द्वारा लगाई जाती है और पकड़ पत्ती का दूसरा सिरा दीवारों में छिद्र करके कंक्रीट में दबा दिया जाता है। पकड़ पत्ती मृदु इस्पात से 40 mm, 5 mm, 350 mm माप की होती है और एक पत्ती का भार 1.5 किलोग्राम माना जाता है। इसका भुगतान संख्या अथवा भार किलोग्राम में किया जाता है। पल्ले की बात करें तो दरवाजे खिड़कियों के पल्ले वर्ग मीटर में ज्ञात किए जाते हैं और इनकी मोटाई निर्दिष्ट की जाती है। क्षेत्रफल की गणना के लिए पल्ले की कुल ऊंचाई व चौड़ाई भीतर से पल्ले की बंद स्थिति से उसको गुणा किया जाता है और दरवाजे की चौखट सील नहीं लगी होती तो पल्ले की तली और फर्श के मध्य 5 mm को शुद्ध रिक्ति यानी कि गैप ली जाती है, जिसकी ताकि पल्ला खोलते बंद करते समय फर्श में न टकराए। चौखट की पताम जो यानी कि रिबेट होती है अथवा 15 mm ली जाती है, जो पल्लों के मिलन रेखा पर 5 mm का परस्पर चढ़ाव ओवरलैप किया जाता है। लकड़ी कार्य की संपूर्ति यानी कि फिनिशिंग में 2 mm की छूट दी जाती है जो स्वीकार्य है। दरवाजे खिड़कियों को इनकी प्रकार तथा लकड़ी के आधार पर अलग अलग मदों में लिया जाता है, जैसे देवदार दरवाजे खिड़की, साल की चौखट, दल्लेदार दरवाजा, कांचित लकड़ी इत्यादि इन लकड़ियों को लिया जाता है। बात करते हैं प्राक्कलन क्या है और प्राक्कलन के उद्देश्य क्या है। देखिए प्राक्कलन हम बात कर चुके हैं किसके टाइप की, तो प्राक्कलन एक पूर्व अनुमान है, अंदाजा है जो सही और अधिकतम शुद्धता से लगाया जाना चाहिए। पूर्व अनुमान इनके प्राक्कलन में निर्माण सामग्री की लागत, ढुलाई व्यय, श्रमिक मजदूर, पाड़ व जो है फर्माबंदी, औजार मशीनों का किराया, पर्यवेक्षण चार्ज, निर्माण एजेंसी यानी कि ठेकेदार जो होता है उसका व्यावसायिक लाभांश इत्यादि सभी संभावित व्यय जोड़ा जाता है और यह वास्तविक निर्माण लागत का ज्ञान तो कराता है परंतु यह कार्य को प्रस्तावित लागत नहीं होती। वास्तविक जो लागत है वह तो तभी ज्ञात होती है जब निर्माण कार्य मौके पर पूर्ण हो जाए और इसका लेखा बन जाए। प्राक्कलन का उद्देश्य क्या क्या, पर्पज ऑफ एस्टिमेट, तो ये निम्न है, जैसे परिव्यय, एस्टिमेट तैयार करके नए निर्माण या मरम्मती कार्य पर होने वाले खर्च का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है और सरकारी बजट में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है। सामग्री, औजार, यंत्र, श्रमिक व समय यानी कि प्राक्कलन के निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री ईंट, पत्थर, सीमेंट, बालू, लोहा, लकड़ी आदि के मात्रा, औजार, यंत्रों की संख्या तथा श्रमिकों की दिहाड़ियों का ब्यौरा लग जाता है। विशिष्टियाँ, प्राक्कलन में दी गई विशिष्टियों के अनुपालन के निर्माण की गुणवत्ता बनाई जा सकती है और कार्य की प्रगति जो है प्राक्कलन में, क्योंकि परियोजना की निर्माण अवधि का पता लग जाता है और अतः कार्य को समयबद्धता से पूर्ण किया जा सकता है। इसी प्रकार निविदाएं यानी कि ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित करने के लिए परियोजना का प्राक्कलन होना जरूरी है और प्राक्कलन के आधार पर ही ठेकेदार सप्लायर अपनी बोली देते हैं और कार्य से होने वाली लाभ हानि का स्तर ज्ञात करते हैं। भुगतान का आधार यानी कि ठेकेदार को आंशिक पूर्ण भुगतान करने के लिए प्राक्कलन को सामने रखा जाता है ताकि अत्यय भुगतान इनके ओवर पेमेंट से बचा जा सके और जो हमारे प्राक्कलन निर्माण कार्य का मार्गदर्शन है वह नियंत्रण होता है। संपत्ति का मूल्यांकन व बंधकता यानी कि भवनों व अन्य संपत्ति के क्रय विक्रय, किराया, ऋण बंधन करते समय इसका प्राक्कलन बनाना जो है वो आवश्यक हो जाता है और आग लगने, बाढ़, भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा दावा करने के लिए भी इसका प्राक्कलन तैयार करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे जो इस सब्जेक्ट के मात्रा सर्वेक्षण, मूल्यांकन, क्वांटिटी सर्वेइंग व वैल्यूएशन के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप अगर इन क्वेश्चनों को भी करके चले जाएंगे तो आपको जो है पासिंग मार्क्स ही नहीं आपके परसेंट अच्छे बन सकते हैं, लेकिन आपको सही तरीके से इस वीडियो को वॉच करना होगा और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखना होगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन में।